Hello everyone, welcome to Let's Crack. This is सौरभ टपटियाल एंड वेलकम टू ऑल लेट्स क्रैक चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे हिमाचल प्रदेश एग्ज़ाम स्पेशल एक जीके सीरीज़, जिसमें हम डेली 10 to 20 क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे और ये जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोगों के डिटेल सब्जेक्ट के अनुसार चलते रहेंगे। ठीक है, डिमांडिंग क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के। अगर आप लोग आगे डिमांड करेंगे तो मैं आप लोगों की जो सीरीज़ है उसमें क्वेश्चन ऐड करता जाऊंगा। ठीक है, धीरे धीरे इनमें क्वेश्चन ऐड होते जाएंगे। तो डेली हमारी क्लास हुआ करेगी 9 बजे, जिसमें हम इंपॉर्टेंट जीके सेक्शन डिस्कस करेंगे, जो आई होप आप लोगों के लिए 2 या 2.5 महीने तक कंटिन्यू क्लास रहेगी, जिसमें आप लोगों के इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम है, जिसमें आप लोगों को पता है अभी HP SSSB के जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। और इसके अलावा जो भी स्टूडेंट HP एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो भी इस एग्ज़ाम को या इस सेशन को अटेंड कर सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और उससे पहले कहना चाहूँगा लेट्स क्रैक आप लोगों को ऑनलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड करवाता है, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर प्लस JOIT के बैच हमारे स्टार्ट हो चुके हैं और मंडे से 2 बैच और स्टार्ट होंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8350947171। और जितने भी स्टूडेंट होंगे इस बैच के, उनको ये सारी PDF जितनी भी होंगी इंपॉर्टेंट, इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन होंगे वो भी साथ साथ मिलती जाएंगी। ठीक है, एक ही टॉपिक में से एटलीस्ट 25 क्वेश्चन निकल के आते हैं और यहाँ पे मैं टोटली 10 क्वेश्चन ही उनके डिस्कस किया करूँगा। जो 15 क्वेश्चन हुआ करेंगे वो जो स्टूडेंट मेरे पास पढ़ते हैं उनको अपने आप उनकी ड्राइव में अपडेट हो जाया करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज की पहली क्लास। तो ऑलरेडी आप लोगों को मैंने इसके लेक्चर प्रोवाइड करवा दिए हैं, जिसमें आप लोगों का इंडियन पॉलिटी प्लस इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी आप लोगों का कंप्लीट है। तो उसी के आप लोगों के सारे क्वेश्चन हैं। तो जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है मेरे पास, उनकी एक तरह की रिवीजन है। और जो स्टूडेंट आज से स्टार्ट करने वाले हैं उनको इजीली ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? द फर्स्ट ऑप्शन इज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश संविधान का। सेकंड इज US कॉन्स्टिट्यूशन, USA का संविधान। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश का संविधान। या द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या आप लोगों का भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आप लोगों ने बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसके बारे में मैंने डिटेल बात की थी। और ये जो आज आप लोगों के 5 क्वेश्चन इसमें मैं पॉलिटी का डिस्कस करूंगा, वो आप लोगों का जो स्टार्टिंग चैप्टर है, जिसके ऊपर एटलीस्ट 4 या 5 लेक्चर मैंने आप लोगों को दिए थे, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान सभा का जो आप लोगों का निर्माण था, हम उसी की बात करेंगे यहाँ पे। तो इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो प्रभाव आप लोगों का रहा है वो रहा है आप लोगों का द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, जिसका प्रभाव आप लोगों का 70% का रहेगा। कहने की बात है, जो आप लोगों का भारत का संविधान है, उस भारत के संविधान को द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में टोटली 70% वहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर क्वेश्चन पूछा जाए 70% आवर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट फ्रॉम, तो याद रखना द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इन चीज़ों को इंपॉर्टेंट चीज़ें रखनी। इसी के अंतर्गत आप लोगों को एक और चीज़ का पता होना चाहिए, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑल इंडिया यूनियन की भी इसके अंतर्गत स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय यूनियन की स्थापना भी इसी के अंतर्गत की गई थी, जिसमें आप लोगों की 3 लिस्ट लाई गई थी, जिसमें एक लिस्ट थी आप लोगों की यूनियन लिस्ट, जिसे आप लोग जानते हैं संघ सूची के नाम से। सेकंड आप लोगों की रहेगी स्टेट लिस्ट। जब आप लोगों की स्टेट लिस्ट बनाई गई थी तो उस समय इसको स्टेट लिस्ट के नाम से नहीं जाना जाता था, उस समय इसको जाना जाता था प्रोविंशियल। ठीक है, याद रखना आप लोगों ने, प्रोविंशियल लिस्ट के नाम से, प्रांतीय सूची के नाम से इसको जाना जाता था। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टेट लिस्ट का पहले क्या नाम था, तो याद रखना आप लोगों ने प्रोविंशियल लिस्ट, आप लोगों की प्रांतीय सूची के नाम से इसको पहले जाना जाता था। इसके बाद आप लोगों की आएगी कॉन्करेंट लिस्ट, थर्ड जो आप लोगों की रहेगी। ठीक है, तो ये आप लोगों की रहती है समवर्ती सूची। तो ये आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर था, जिसका राइट आंसर था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि आप लोगों का टोटली अडॉप्ट किया गया है। 70% इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों का इसी के अंतर्गत, और इसी के अंतर्गत आप लोगों को मैंने बताया ऑल इंडिया यूनियन या अखिल भारतीय यूनियन की स्थापना भी, या अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी इसके अंतर्गत की गई थी। और यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और आप लोगों का जो कॉन्करेंट लिस्ट है, इसका डायरेक्टली इफेक्ट जो आप लोगों का डायरेक्टली
लिंक आप लोगों का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के साथ है। अब यहाँ पे आप लोगों को 2 ऑप्शन और दिख रहे हैं या 3 ऑप्शन आप लोगों को दिख रहे हैं, यहाँ से भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लेना कि जो आप लोगों का ब्रिटिश है या ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन जो आप लोगों का था, यहाँ से क्या क्या लिया गया है। द फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से आप लोगों की नागरिकता ली गई है, सरकार की जो संसदीय प्रणाली है वो भी यहीं से ली गई है। इसके बाद लॉ मेकिंग प्रोसीजर है जो आप लोगों का, या विधि निर्माण का जो आप लोगों का है प्रोसीजर, वो भी यहीं से लिया गया है। रूल ऑफ लॉ भी यहीं से लिया गया है, विधि का नियम, और आप लोगों के जो जुडिशियल रिट्स हैं जितनी भी आप लोगों की, वो सारी आप लोगों की ब्रिटेन से ली गई हैं। इसके बाद आप लोगों का आता है यूएस। तो यूएस से आप लोगों का आइडिया ऑफ प्रेम्बल लिया गया है, प्रस्तावना है जो आप लोगों की वो वहीं से ली गई है। फंडामेंटल राइट्स हैं जो आप लोगों के वो भी यहीं से लिए गए हैं। इसके बाद पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट भी यहीं से लिए गई हैं, और आप लोगों का इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट भी आप लोगों का यूएस से लिया गया है। इसके बाद आप लोगों का आयरिश आता है। आयरिश से आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों के डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आप लोगों का यहाँ से लिया गया है। और उसके बाद आप लोगों का ये वाला याद रखना आप लोगों की, राज्यसभा में जो आप लोगों के 12 मेंबर या 12 मेंबर या 12 सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, उनका प्रावधान भी आप लोगों का आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। ए फेडरेशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, ए यूनियन ऑफ स्टेट, और या आप लोगों का भारत वर्ष। तो जल्दी से आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए। और एक चीज़ और आप लोगों ने ध्यान रखनी है, यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर आप लोग स्टेट लेवल के एग्ज़ाम पीसीएस एग्ज़ाम की तरफ जा रहे हैं तब। तो आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप लोगों को पता है कि 1947 में भारत के साथ एक देश और अलग हुआ था जिसका नाम था पाकिस्तान। तो यहाँ पे जो आप लोगों का लॉर्ड माउंटबेटन एक्ट था, इसके अंतर्गत ही इसका जो आप लोगों का बंटवारा हुआ था। इसी के अंतर्गत 2 आप लोगों के देश बने थे, भारत और पाकिस्तान। और उसमें ये आप लोगों की साफ साफ घोषणा की गई थी, जब तक भारत और पाकिस्तान के पास अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता है तब तक वो क्या करेंगे, अपना जो प्रशासन है उनका प्रशासन रहेगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद भी वो भारत के किस एक्ट का यूज़ करता था अपने देश को चलाने के लिए या कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो याद रखना द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सेकंड क्वेश्चन, भारत के संविधान में भारत को किस रूप से वर्णित किया गया है। तो आप लोगों के पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है अ फेडरेशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, जिसे कहा जाता है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का संघ, या अ यूनियन ऑफ स्टेट, या आप लोगों का राज्यों का संघ, या भारतवर्ष, या भारतवर्ष। तो आप लोगों को एक चीज़ मैंने बताई थी, जब भी हम बात करते थे, जब हमने इनके ऊपर पढ़ा था, तो आप लोगों को मैं कहता था, एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी, इसका राइट आंसर आप लोगों का पहले तो ध्यान रखिए कि अ यूनियन ऑफ स्टेट होगा। ठीक है, राज्यों का संघ होगा। तो यहाँ पे बात की गई थी आर्टिकल 1 में, आर्टिकल 1 में ही सीधा सीधा लिखा गया है आप लोगों का इंडिया, प्लीज़ इसको लिख लेना, आपके काम आएगी ये चीज़ें, दैट इज़ भारत, जो कि मैंने ऑलरेडी लिखवाया हुआ है अपने सारे लेक्चर्स में। तो जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख सकते हैं, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो यहाँ से बात आप लोगों की डायरेक्टली आंसर देते हैं आप लोगों को। ओके, और इस साल जो आप लोगों का यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, तो जिन्होंने पॉलिटी के लेक्चर मेरे लिए थे वो भी आप लोगों के 10 या 12 क्वेश्चन यूपीएससी से कर सकते थे, क्योंकि इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे आपके यूपीएससी के भी। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखना है, जो आप लोगों का भारत का जो संविधान है, इसमें भारत को वर्णित किया गया है अ यूनियन ऑफ स्टेट के रूप में, राज्यों के संघ के रूप में इसको किया गया है वर्णित। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से किस देश का एक अलिखित संविधान है। क्या यह अमेरिका है, यूएसए है, यूनाइटेड किंगडम है, पाकिस्तान है, या आप लोगों का इंडिया है। तो यहाँ पे आप लोगों का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है और इस चीज़ को आप लोगों ने ध्यान रखना है। आप लोगों को पता है कि भारत का तो अलिखित संविधान नहीं है, पाकिस्तान का भी अलिखित संविधान नहीं है, और यूएसए का भी अलिखित संविधान नहीं है। अलिखित संविधान या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों का सिर्फ यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का है। और इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखना आप लोगों ने, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि यहाँ पे क्या लिखा गया है इनके संविधान में, इनके संविधान में एक ही शब्द की बात की गई है या एक ही सेंटेंस की बात की गई है, मैग्ना कार्टा, जो कि मैंने आप लोगों को अपने लेक्चर में काफ़ी अच्छे से समझाया है कि मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है। अगर आप लोगों से पूछे कि वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट, सबसे प्राचीनतम संविधान किसका है, तो ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड वो आप लोगों का यूएस से आएगा। ठीक है, पाकिस्तान का तो आपको पता है। और इसके अगर आप लोगों को पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट किसका है,
तो सबसे लंबा तो भारत का ही है, तो ये भी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग प्लीज़ नोट डाउन करते रहिए। फोर्थ क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, क्या इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया था, 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था, या 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो राइट आंसर बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिए प्लीज़ अपना। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बना देता हूँ, ये आप लोगों के लिए आ सकती है 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949 से लेके 26 नवंबर 2015 तक ये वाला जो दिन था 26 नवंबर का, इसको मनाया किस रूप में जाता था? इसको मनाया जाता था लॉ डे के रूप में, कानून दिवस या आप लोगों का विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। बट आप लोगों ने याद रखना है 26 नवंबर 2016 से इस दिन को मनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए तो प्लीज़ इसको ध्यान रखना। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे आप लोगों का जो अडॉप्ट किया गया या मनाया गया है वो आप लोगों का 26 नवंबर को अब मनाया जाता था, जो कि पहले आप लोगों का लॉ डे के रूप में जाना जाता था। एक और चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखना है, अगर आप लोगों से क्वेश्चन थोड़ा सा डीप और पूछ लें कि 26 नवंबर 1949 को तो अपनाया गया था और इसके अंतर्गत कितने आर्टिकल को लागू किया गया था? सिर्फ आप लोगों के 15 आर्टिकल थे जिनको 26 नवंबर 1949 के अंतर्गत अपनाया गया था, और इनके बारे में जो टोटल स्टोरी है, जो आप लोगों की कहानी है, मैंने आप लोगों को लेक्चर में बता दी है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप लोगों का कब लागू हुआ था, तब आप लोगों ने इस दिन का याद रखना है 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी को क्यों इस दिन में लिया गया? बिकॉज आप लोग जानते हैं कि जो आप लोगों का 26 जनवरी 1930 था, इसमें कांग्रेस के द्वारा ही सबसे पहले पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। ठीक है, पूर्ण स्वराज दिवस अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भारत में कब मनाया गया था, तो 26 जनवरी 1930। और इसी तरह आप लोगों का जो कांग्रेस थी वो 26 जनवरी को ही अपना एक स्वतंत्र दिवस मनाती थी। तो यही आप लोगों का माना गया है, इसका एक कारण माना गया है कि 26 जनवरी 1950 को ही भारत का जो संविधान था वो आप लोगों का लागू किया गया था, और 26 जनवरी आप लोगों का जाना जाता है रिपब्लिक डे के रूप में या आप लोगों के एक गणतंत्र दिवस के रूप में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया? तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, तो ये आप लोगों ने याद रखना है इनका नाम, जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कौन सी संविधान सभा के थे, तो जो आप लोगों की सेकंड बैठक हुई थी उसके अंतर्गत आप लोगों के जो संविधान सभा के अध्यक्ष स्थायी रूप में, परमानेंट रूप में आप लोगों के बनाए गए थे, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आप लोगों से पूछा जाए जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की जो सेकंड बैठक हुई थी वो कब हुई थी, तो ध्यान रखना 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को आप लोगों की संविधान सभा की दूसरी सभा हुई थी, जिसके अंतर्गत ये अनाउंस कर दिया गया था और ये आप लोगों का डिक्लेयर कर दिया कि अब से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होंगे इस सभा के अध्यक्ष स्थायी रूप में। अगर ये स्थायी रूप में थे तो अस्थायी रूप में कौन थे? तो याद रखना आप लोगों ने कि इससे 2 दिन पहले 9 दिसंबर 1946 को पहली संविधान सभा की जो मीटिंग हुई थी या बैठक हुई थी, उसके अंतर्गत आप लोगों के जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं, इनको बनाया गया था प्रेसिडेंट। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। इनसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनसे रिलेटेड नहीं, संविधान सभा की जो आप लोगों के उपाध्यक्ष के बारे में अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए तो उनका नाम याद रखना। तो उनका नाम था हरीश चंद्र मुखर्जी, और ऑप्शन में आप लोगों को वहाँ पे मिलेगा, वैसे ऑलरेडी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इसके बारे में जो हमने पढ़ा है। इसके वहाँ पे ऑप्शन में वैसे हरीश चंद्र मुखर्जी कम होता है, HC मुखर्जी होता है, तो HC मुखर्जी होगा या हरीश चंद्र मुखर्जी होगा, तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखना। आगे की बात करें तो आप लोग जानते हैं जवाहरलाल नेहरू कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लाल बहादुर शास्त्री फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और लाल बहादुर आप लोगों के सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और ये आप लोग जानते हैं मोहम्मद अली जिन्ना फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अगर इनके रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए, वैसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि पाकिस्तान की जो आप लोगों की संविधान सभा थी उसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे, तो ये बने थे मोहम्मद अली जिन्ना। अगर इसकी आप लोगों से डेट पूछी जाए तो डेट भी आप लोगों ने याद रखनी है, 7 जुलाई
1947। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के लिए रहेंगी। अब स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से एंशियंट हिस्ट्री। तो HP SSSB के अंतर्गत आप लोगों को एंशियंट हिस्ट्री काफ़ी आती है और मेडिवल हिस्ट्री के भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। जहाँ तक बात की जाए मॉडर्न हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत कम आप लोगों को पूछी जाती है एज़ कम्पेयर टू एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, तो बट वहीं पे अगर हम दूसरी तरफ देखें तो HPPSC के अंतर्गत आप लोगों को मेडिवल और एंशियंट हिस्ट्री नहीं आती है, वहाँ पे आप लोगों को आती है मॉडर्न हिस्ट्री। तो आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप एंशियंट टू मेडिवल लेके जाऊँगा। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं प्लीज़ आप लोग, जो स्टूडेंट जिनको मैंने कहा था रिवीजन कर सकते हैं वो रिवीजन करिए यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अर्ली पीरियड ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो जल्दी जल्दी अपना आंसर देना स्टार्ट करें जो भी स्टूडेंट यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। क्या इसे पैलोलिथिक एज कहा जाता था, मेसोलिथिक एज कहा जाता था, या आप लोगों का शॉर्ट स्टोन एज के नाम से इसको जाना जाता था। फास्ट आंसर करेंगे जो भी स्टूडेंट यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ओके देन, तो यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए जो आप लोगों का पैलोलिथिक एज होता है ये पूरा पाषाण काल है, जो भी स्टूडेंट जिनको समझ नहीं आ रहा है। मेसोलिथिक आप लोगों का मध्य पाषाण काल है और स्टोन एज तो आप लोग जान सकते हैं लघु पाषाण काल के नाम से इसको जाना जाता है। बट इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लीजिए जिसके एक डायग्राम से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आप लोगों को पता होना चाहिए जो हमारी हिस्ट्री है ये 3 पार्ट में डिवाइड है। द फर्स्ट इज़ एंशियंट, सेकेंड इज़ मेडिवल और थर्ड इज़ आप लोगों की मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके बाद जो आप लोगों की एंशियंट हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री भी आप लोगों की 3 हिस्सों में बंटी है, जिसमें आप लोगों का पहला आता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड आता है आप लोगों का, एंड थर्ड आप लोगों का जो आएगा यहाँ पे वो आता है हिस्टोरिक पीरियड। फिर आप लोगों ने याद रखना है इसके भी आगे 2 पार्ट बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको। जो आप लोगों का प्री हिस्टोरिक है इसके 2 पार्ट बनते हैं। द फर्स्ट इज स्टोन एज, सेकंड इज कॉपर एज। ठीक है, पत्थर का युग और आप लोगों का ताम्र युग जिसे कहते थे आप लोग। इसके बाद आप लोगों ने एक और चीज़ याद रखनी है, जो आप लोगों का जो स्टोन एज है ये 3 हिस्सों में आगे बंटा हुआ है, जिसमें जो इसका पहला हिस्सा आता है वो आप लोगों का पैलियोलिथिक आता है जो कि ये है। सेकंड इसमें जो आप लोगों का आता है वो आप लोगों का मेसोलिथिक आता है जो कि ये है, और इसके बाद आता है नियोलिथिक। ठीक है, नवपाषाण काल। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये बात, सिंपल सी बात आप लोगों ने याद रखनी है, सबसे प्राचीनतम काल आप लोगों का कौन सा है और सबसे आरंभिक काल कौन सा था, तो वो आप लोगों का पैलोलिथिक था। ठीक है, तो इस तरह याद रखना आप लोगों ने इसको, ये पैलोलिथिक होगा, ये आप लोगों का मेसोलिथिक होगा और ये आप लोगों का नियोलिथिक होगा। तो राइट आंसर आप लोगों का आएगा जो पूरा पाषाण काल है वो आप लोगों का आरंभिक काल माना जाता है और आप लोगों का सबसे प्राचीन काल वही माना जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोगों का ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, इन विच स्टेट भीमबेटका केव इज। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है, तेलंगाना, कर्नाटका और मध्य प्रदेश। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। जब मैंने आप लोगों को पोलियोलिथिक पीरियड पढ़ाया था तो उस काल में मैंने आप लोगों को कुछ एक बात बताई थी, जब हमने बात की थी पूरा पाषाण काल की। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पूरा पाषाण काल है उसमें आप लोगों की वेलन नदी, सोहन नदी और आप लोगों की नर्मदा नदी। ठीक है, इन तीनों नदियों के अंतर्गत इनके अवशेष आप लोगों को मिले हैं और इन अवशेषों के मिलने के साथ साथ वहाँ पे कुछ केव पेंटिंग भी प्राप्त हुई हैं जो कि आपकी पूरा पाषाण काल की हैं। और ये केव पेंटिंग आप लोगों की कहाँ पे प्राप्त हुई थी, ये मध्य प्रदेश में प्राप्त हुई थी। मध्य प्रदेश में के नियर बाई एक जगह है जिसका नाम है भीमबेटका। तो भीमबेटका नामक स्थान पर आप लोगों का प्राप्त हुई थी। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश के आप लोगों की कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, भोपाल। और भोपाल के अंतर्गत आप लोगों का एक गांव आता है जिसका नाम है भीमबेटका। भीमबेटका गुफा में ही आप लोगों के यहाँ पे कुछ केव पेंटिंग प्राप्त हुई हैं, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि पूरा पाषाण काल के अंतर्गत कौन कौन सी नदी से इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो वेलन नदी है, सोहन नदी है और आप लोगों की नर्मदा नदी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इस चीज़ को आप लोग हमेशा अपने माइंड में रखना, ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है आप लोगों ने अपने। ओके जी, तो सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे आता है,
इन वट एज टूल्स ऑफ स्टोन फर्स्टली फाउंड, किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो कौन सा ऐसा काल था जहाँ पे सबसे पहले आप लोगों के पत्थर के औजार पाए गए थे? नियोलिथिक में, पैलियोलिथिक में, या आप लोगों के शॉर्ट स्टेज में? नवपाषाण काल में पाए गए थे, पुरापाषाण काल में पाए गए थे, या लघु पाषाण काल में आप लोगों के पाए गए थे? तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो स्टोन एज हमने अभी पढ़ा, स्टोन एज का ही एक हिस्सा है आप लोगों का पैलियोलिथिक, जो आप लोगों का पूरा पाषाण काल है। तो सबसे पहले अगर यही आ रहा है तो इसी में सबसे पहले पाए गए होंगे पत्थर के औजार। और अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि पत्थर के औजार पाषाण काल में कौन कौन से पाए गए थे, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के टीजीटी आर्ट्स वालों को पूछा जाता है। और टीजीटी आर्ट्स वालों के लिए मैं मॉक टेस्ट भी चलाऊंगा कुछ टाइम के बाद, अभी नहीं, आफ्टर जैसे ही आपकी एग्जाम की डेट अनाउंस हो जाएगी। तो इसके अंतर्गत आप लोगों के हैंड एक्सिस आएंगे, ठीक है। फिर आप लोगों के इसमें क्लीवर्स होंगे कुछ, और आप लोगों के स्क्रैपर। ये आप लोगों की कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों की पूरा पाषाण काल के अंतर्गत जो कि बनी हुई थी पत्थर के औजारों से। इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, प्लीज़ इनको ध्यान में रखना आप लोगों ने। 9th क्वेश्चन आप लोगों का, लेंस ऑफ सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां किस तरह की थी? क्या ये वाइड और स्ट्रेट थी, चौड़ी एवं आप लोगों की सीधी थी, टाइट एंड डर्टी थी, आप लोगों की तंग और मैली थी, या स्लिपरी थी, फिसलन वाली थी? तो आप लोगों को पता है ये दोनों ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता अपने शहरीकरण के लिए जानी जाती थी और अपनी गलियों के लिए सबसे ज़्यादा ये जानी जाती थी, क्योंकि जो इनकी गलियां थी वो एक वाइड आप लोगों की थी, चौड़ी थी, और एक स्ट्रेट मतलब सीधे रूप में हुआ करती थी। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, ओके। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर, तो याद रखना आप लोगों ने, सिंधु घाटी सभ्यता है जो आप लोगों की, या इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये सबसे ज़्यादा फेमस किस चीज़ के लिए है? अपनी सिटी प्लानिंग के लिए, सिटी प्लानिंग के लिए, और आप लोगों के ड्रेनिंग सिस्टम के लिए। ड्रेनिंग सिस्टम का मतलब आप लोगों का जो आप लोगों का जल निकास होगा, जल निकास व्यवस्था के लिए भी आप लोगों की ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रही थी, ठीक है, फेमस थी। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑफ सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तमिल, ख्रोष्टी, या अनडेसिफ्रेड? तो जल्दी जल्दी बताइए, तमिल, ख्रोष्टी, या आप लोगों की अनडेसिफ्रेड? तो यहाँ पे बात की गई है आप लोगों की इंडस वैली की। तो इंडस वैली में आप लोगों को पूछा गया है कि इनकी लिपि क्या तमिल थी, ख्रोष्टी थी, या आप लोगों की अज्ञात थी? तो आप लोगों को पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन को अभी तक भी अनस्क्रिप्टेड नहीं किया गया है, ये अनस्क्रिप्ट है, अभी तक भी ये अज्ञात रूप में है आप लोगों की। तो अज्ञात रूप में क्यों है? अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि इसकी जो लिपि है वो किस रूप में है, तो याद रखना भाव चित्रात्मक रूप में है ये, ठीक है। अगर ये किसी तरह के आप लोगों के सिंबल होते तब भी हमारे जो पर्सन होते हैं वो इनको डिकोड कर लेते हैं, बट इसमें भाव चित्रात्मक है, उनके भावों को चित्रों के रूप में आप लोगों का वर्णित किया गया है, जिस कारण जो ये आप लोगों की सिंधु घाटी सभ्यता है ये भाव चित्रात्मक मानी गई है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ अगर आप लोगों को पूछी जाए तो ध्यान रखना आप लोगों ने, इंडस वैली सिविलाइजेशन आप लोगों की पोर्टो हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत आती है, पोर्टो हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत। और अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा ऐसा पीरियड था जिसकी लिपि को अभी तक स्क्रिप्टेड नहीं किया गया है, तो पोर्टो हिस्टोरिक पीरियड है आप लोगों का, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो मिलते हैं कल की क्लास में, और किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए रिगार्डिंग योर एग्ज़ाम तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप कीजिए। और JEIT वाले स्टूडेंट जितने भी हैं जो कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, और कंप्यूटर ऑपरेटर वाले, आपके वीक में सिर्फ मैं दो ही क्लासेस लिया करूँगा यहाँ पे, जो कि मॉक टेस्ट के रूप में होंगी, ठीक है। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग अवर सेशन, धन्यवाद।